हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास जो है 11th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की वो में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर में आपका जो सब विषय सूची है वो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका चैप्टर है यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, फिर है सिंधु घाटी की कलाएँ, और फिर है मौर्यकालीन कला और भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, और परावर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, मंदिर स्थापत्य कला और मूर्तिकला, और उसके साथ साथ भारतीय कांस्य प्रतिमाएं और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। तो ये आपके टोटल चैप्टर है। फिर लास्ट में आपकी शब्दावलियाँ दी गई। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। और ये जो मैप आप देख रहे हो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, प्राग ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र है। ठीक, तो देखिए जब भी आपको जो हिस्ट्री में आपको मैप दिखे या ज्योग्राफी मैप दिखे उसको करिएगा जरूर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने जो है पूरा पढ़ लिया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो बना हुआ है इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर ये गोल बना हुआ है उसका मतलब है चित्रकारी वाले क्षेत्र है। जहाँ पे गोल में एक डॉट बना हुआ है वहाँ पे नक्काशी और चित्रकारी वाले क्षेत्र है। नक्काशी वाले क्षेत्र है सिर्फ जहाँ पे डॉट बना है ऐसे राज्यों की राजधानी है, जहाँ पे स्मॉल सर्कल बना हुआ है, और इस तरीके जहाँ बना हुआ है वहाँ पे महत्वपूर्ण शहर है। तो ये है दोस्तों, लेकिन हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग चैप्टर 1 शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 है। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 में आपका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है। तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों, कि आप समझेंगे कि इतिहास जब शुरू हुआ था, अपना जो हिस्ट्री शुरू होती है उस समय का जो इतिहास है उसके उसमें कौन कौन से चित्र बनाए गए उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अत्यंत प्राचीन यानी कि बीते हुए काल को जिसके लिए और कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उसे प्राक इतिहास कहते हैं, है ना। यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो है क्या था कि हमारे पास ऐसे स्रोत नहीं मौजूद है जहाँ पे पुस्तकें लिखी गई हों जिनसे हम पता कर पाए। तो उनमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इन सब चीज़ों से इतिहास को अध्ययन करें। लेकिन ऐसा बीता हुआ काल जिसमें जो है ना पुस्तकें थी और ना कोई लिखित दस्तावेज था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राक ऐतिहासिक काल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों था कि वहाँ पे कागज़ वगैरह कागज़ उपलब्ध नहीं था, इसीलिए जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो कागज़ नहीं था तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, ना कोई भाषा थी ना कोई लिखित शब्द थे, तो ये सारा था। ठीक है, प्राक इतिहास को हम अक्सर जो है प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम भी कहते हैं। ठीक, ऐसी परिस्थिति मनुष्य कैसा करता रहा होगा यह विश्वास तब तक करना बहुत कठिन रहा जब तक विद्वानों ने उस स्थानों की खोजना शुरू नहीं किया जहाँ प्राग ऐतिहासिक मनुष्य रहा करते थे, है ना। हम कैसे बता सकते हैं उन लोगों के बारे में जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, तो हम उनके सिर्फ कैसे आर्ट एंड कल्चर को ही देख के बता सकते हैं। तो हमने जब उनके आर्ट एंड कल्चर को देखा तभी हमको पता चला। ठीक है, तो मनुष्य कहाँ रहता रहा होगा जब हमने ये पता किया तो हम उनके बारे में अधिक जान पाएँ। ठीक है, तो ऐसे स्थलों की खुदाई में हमको पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल और मनुष्य और जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों के तात्कालीन गुफाओं मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया, है ना, जिससे हम जान पाएँ। जहाँ जहाँ पे वैज्ञानिकों ने विद्वानों ने खोजा कि कोई भी शैल चित्र है, कोई भी जो है जैसे कोई जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो पुराने लोग रहते थे, उन लोगों ने वहाँ पे कुछ रेखा चित्र बनाए, कुछ आकृतियाँ बनाई, उनका अध्ययन हमने किया। तब जाके हम जान पाए कि वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, ये सारी जानकारी। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करता था। जब मनुष्यों को खाना पानी ये सारी चीज़ें आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों मनोभाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास करने लगे। इनके लिए गुफाओं की दीवारों पर आधार चित्र बनाकर वो रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। उनके माध्यम से यानी अनेक भाव विचारों को अभिव्यक्त किया करते थे। तो ये उनका बेसिकली ये काम था, भाव विचार अपने अभिव्यक्त करना। ठीक है, आगे प्राग ऐतिहासिक काल में मानव इन चित्रों को खींचा। शायद मनुष्य इन्होंने अपने रंगों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए, है ना। भित्ति चित्र इसलिए बनाए ताकि भीतर बनाए, क्यों, गुफाओं के भीतर, ताकि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहे। यह भी हो सकता है कि उन्होंने रोज़मर्रा के जीवन को दर्शाने, अभिलेख रखने के लिए चित्र खींचे। आजकल हम कुछ भी अपनी डायरी लिखते हैं, जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं वैसे वो लोग करते होंगे। तो ये था दोस्तों। आगे देखिए, तो मानव प्रारंभ में विकास के लिए मनुष्य अपने आरंभिक विकास को प्रागैतिहासिक काल में, हम तो पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज में डिवाइड करता है। ठीक है, हम अपने एज को किस तरह बांट रहे हैं, पैलियोलिथिक एज के हिसाब से बांट रहे हैं। ठीक, तो ये इस हिसाब से है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रकारी दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती है। वास्तव में यह जानते हैं पुरापाषाण लोअर पैलियोलिथिक युग में मनुष्य ने कोई भी वस्तुकला बनाई थी, है ना,
क्या कभी कोई वस्तु, मतलब हम ये नहीं जानते कि कोई भी वस्तु बनाई थी कि नहीं बनाई थी, लेकिन हमें यह पता चलता है कि उत्तर पाषाण काल में और अपर पैलोलिथिक एज टाइम में आते कलात्मक क्रियाकलापों को करने लगा था। इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई। ठीक है, तो ये इसमें आप ये वाला जो डायग्राम देख सकते हो, है ना, इस तरीके से जो इंसान उसमें बना रहा था, है ना, देखते होंगे रेखाओं के माध्यम से बना रहा था। ठीक, तो इस तरीके से वो, तो भी गाइस, अरे यार कहाँ, चलो, तो ये था दोस्तों, ये इस तरीके से वो बना रहा था इमेज को कुछ। ठीक, तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये कुछ इमेज इस तरीके से, तो वो इमेज इस तरीके से बनाता था, मतलब जो है किस तरीके से कलाओं को प्रदर्शित करता था। तो आप अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं भाई, है ना, इसे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यह ना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1967 से 68 के बीच में आर्कियाबोल्ड कोलायल ने स्पेन में हुई थी, अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले। ठीक है, मतलब भारत में शैल चित्रों की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो आर्कीबोल्ड कलाइल ने स्पेन में हुई थी, इन्होंने मतलब वहाँ से किया था, और इसकी खोज जो है अल्तामीरा की खोज से 12 वर्ष पहले हुई थी। ये बात आपको याद रखना है। कॉकबर्न, एडरसन, मित्र, घोष, है ना, इनसे अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारत के उपमहाद्वीप में अनेक स्थल खोजे। ठीक है, शैलचित्रों के अवशेष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार जिले में स्थित गुफाओं पर पाए गए। ठीक है, तो ये है दोस्तों, उत्तराखंड में कुमाऊं पहाड़ियों में कुछ शैलचित्र मिले हैं। अल्मोड़ा की बरछोनी में अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित सुयाल नदी के किनारे लखुडियार में पाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल के ये चित्र है। ठीक है, लखुडियार का शाब्दिक अर्थ जो है वो 1 लाख गुफाएं हैं। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, 1 लाख गुफाएं हैं। ठीक है, और पाए जाने वाले 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पे कौन कौन सा 3 क्षेत्र हैं, तो कुछ मानव चित्र हैं, कुछ पशु चित्र हैं, कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, इनमें बांटा गया है। ये जो चित्र हैं ये सफ़ेद और काले और लाल रंग के पाए गए हैं ज़्यादातर। ठीक है, इनमें मनुष्यों की छड़ी के अनुरूप दिखाया गया है ना, मनुष्य जो है छड़ी के हिसाब से बनाया गया, ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे, तो इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, पशु चित्रों में एक लंबे थूथुन वाला जानवर है, एक लोमड़ी है, और कई रंग वाली छिपकली है। चित्रकारी मुख्य विषय था इन लोगों का। लहरदार आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के साथ इन चित्रों को देखा जा सकता है। इन चित्रों को दर्शाया गया एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है जिसमें मानव आकृतियों हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। ठीक, मतलब कई सारे लोग हाथ पकड़ के ऐसे डांस कर रहे हैं, उस तरीके से इमेज दिखाया गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको डायग्राम दिखेगा। ठीक, ये डायग्राम, ठीक, तो इसमें आप देख रहे होंगे। तो ये था, आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ सबसे पहले काले रंग का चित्र बनाए गए हैं, फिर उन पर लाल रंग के चित्र किया गया है, फिर उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए हैं। ठीक, जैसे कश्मीर में यहाँ पे दिखाया गया है। कश्मीर में क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है कि हाथों में हाथ डालकर जो है नृत्य करते हुए, है ना, ये लखुडियार के उत्तराखंड से लिया गया फोटो है, और ये लहरदार लहरी के लखुडियार उत्तराखंड से फोटो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये देखिए, तो यहाँ पे कश्मीर में 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे गए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ग्रेनाइट के चट्टानों पर 9 पाषाण काल के चित्र बने मिले हैं। कब के मिले हैं, 9 पाषाण काल के। इसके लिए उपयुक्त जो है कैनवास दिया है। ठीक है, यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं जिनमें 3 स्थान पर कुपगुल्लू, पिकलीहाल और टेक्कल कोटा अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक, याद रखना आपको, ये 3 प्रदेश जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुपगुल्लू, पिकलीहाल और उसके बाद टेक्कल कोटा अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। सफ़ेद रंग के चित्र हैं, कुछ लाल रंग के हैं, कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐतिहासिक काल में, आरंभिक ऐतिहासिक काल 9 पाषाण काल के हैं। ठीक, इन चित्रों का विषय क्या था, जैसे क्या क्या बनाते थे, तो वो ये लोग बनाते थे, सांड बनाते थे, हाथी, सांबर, चिकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत, मानव त्रिशूल आदि, ये सब चीज़ें बनाते थे। ठीक, वनस्पतियों के चित्र में बहुत कम पाए गए यहाँ पे। कुबुगुलू एक चित्र अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे एक दिखाते हैं, जो किस चीज़ को दिखाता है, जो यहाँ पे कामोद्दीप्त पुरुषों को दिखाता है। ठीक है, तो ये है, ये यहाँ कहाँ से पाए गए, कुबगुल्लू में पाया गया। ठीक, ये याद रखना आपको, प्रीलिम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना।
चलिए, परंतु सबसे अधिक और सुंदर चले मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रृंखलाओं में पाए जाने वाले उत्तर प्रदेश कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी श्रृंखला में पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण के अवशेषों में भरी पड़ी हैं। ठीक, ऐसे जंगलों में जंगली पौधे, फलों और कंदराए बहुतायत हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे लोग रहा करते होंगे। पाषाण काल में लोग रहने के लिए हर इस तरह की उपयोग करते थे जगह जहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, धूप गर्मी से बचाने के काम करती हैं। मतलब यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो सब आपको जो है नेचर से बचाने की कोशिश करती है, नेचर जो टेस्टर हो गए वो सबसे। इनसे सबसे बड़ा अत्यंत दर्शन मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी में स्थित भीमबेटका केव से मिलती है ना। आपको पता होगा भीमबेटका केव सबसे ज़्यादा फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और वो कहाँ पे, विंध्याचल पहाड़ियों में है, मध्य प्रदेश में। ये बात आपको याद रखनी है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दूरी पर है ना। भोपाल से कितनी दूर है? 45 किलोमीटर की राजधानी है। और मैं इस साल ट्रिप करने वाला हूँ यहाँ की गाइस, है ना, जहाँ से 10 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में 800 से शैलश्रय, मतलब यहाँ पे मिले हैं, शैलाश्रय मिले, इनमें से 500 शैलचित्र में चित्र पाए गए। ठीक, इतने सारे यहाँ पे शेल्टर्स मिले हैं जहाँ पे 500 में तो शैलचित्र मिले हैं गाइस, है ना। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में डॉक्टर VA वाडेकर ने की था। ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था गाइस, किस में आया हुआ था? ये क्वेश्चन आया था 2025 के जो EPFO पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आया था कि भीमबेटका के गुफाओं की खोज किसने किया था। तो वो आपको तनिक याद रखना है सारी चीज़ों को। वाडेकर ने इन चित्रों का अध्ययन किया, वर्षों में दुर्गम पहाड़ी जंगलों में सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विशेष अनेक प्रकार के, इनमें से समय रोजमर्रा की जिंदगी, घटना, धार्मिक एवं भव्य चित्रों को दर्शाते हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी और जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा करने, मुखौटा लगाने जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों का चित्र यहाँ पे उकेरा गया था गाइस। आगे देखिए तो भीमबेटका सेल कला की शैली, तकनीक, आधार के अनुसार इसको कई श्रेणी में बांटा गया है। रेखा चित्र तथा चित्रकारियों की कलाविधि में वर्गीकृत किया जाता है। पहला काल उत्तर पूरा पाषाण काल, दूसरा पूरा मध्य पाषाण काल, तीसरा ताम्र पाषाण काल के तीनों कालावधि के बाद ऐतिहासिक कालावधि यहाँ पे लगातार जारी रही। ठीक, तो यहाँ पे मतलब हर एज के लोग यहाँ पे कलाकारी कर रहे थे अपनी गाइस। ठीक है, तो ये था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हम कौन सा पीरियड पढ़ेंगे, उत्तर पूरा पाषाण युग, है ना। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो इस पाषाण में क्या आप देखोगे तो इसमें जो चित्र हैं वो हरी गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए। इनमें से कुछ जैसे छड़ी पतली रेखाओं मानो गए, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं भाई, है ना। तो बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए इतिहास चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसा, हाथियों, गेंडा, सुअरों के बनाए गए हैं। ठीक, ये सब बनाए गए हैं यहाँ पे। कुछ चित्र धावन चित्र है, वॉश पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। शिकारियों का कोई संबंध यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। हरे नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक, मतलब थोड़ा बहुत तो खून खराबा देखते ही थे। चलिए, मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। दूसरा कालावधि यानी मध्य पाषाण के चित्रों में सबसे अधिक है। यहाँ पे मध्य पाषाण काल के सबसे ज़्यादा अधिक है, क्योंकि चित्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा है भीमबेटका के में। तुरंत विषयों में कई गुना बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे विषय बढ़ गए, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। चित्रों का आकार कि भाई धीरे धीरे समझ नहीं गया, छोटा छोटा बनाओ तो ज़्यादा जगह आएगी। तो शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिली और दृश्य में समूह बनाकर कांटेदार भाले, नाकेदार डंडे, तीर, कमान, जानवरों का शिकार करते थे। ठीक, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करते थे। आदिमानव को जाल, फंदे लेकर यहाँ पे गड्ढे कर कर खोद कर लगाते, दिमाग लगाने लगे थे भाई, पकड़ने की कोशिश करते थे। शिकारियों का साधारण कपड़े और गहने, महिलाएं जो है यहाँ पे क्या गहने पहने होती थी। तो कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों में सज्जा में हुआ मुखौटा पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, सांड, सुअर, शेर, ये सब, हिरन, तेंदुआ, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे बड़े बड़े जानवरों और पक्षियों को भी चित्र किया गया है। मध्य पाषाण काल में कलाकार चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्य पीछा करते हुए दिखाया था, मतलब शिकार कर रहा है भाई, पीछे दौड़ दौड़ के। आगे देखें तो यहाँ पे कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्य जानवर से डरते दिखाया गया हुआ है। मनुष्य को जानवर से डरते हुए दिखाया गया, लेकिन बहुतायत में मनुष्यों ने जानवरों के प्रति प्यार और सौंदर्य का भाव भी दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चित्र कई सारे आपको दिखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे केवल एक जानवर का चित्रण है। आप बता सकते हैं कौन सा जानवर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो कौन सा जानवर आप लोग इसको कॉमेंट में बताइएगा। देखो, यदि भी जानवरों की प्राकृतिक अवस्था चित्रित है, तो मगर मनुष्य साजसज्जा के साथ चित्रित उपयोग किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र व सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है, मतलब बिना कपड़ों के भी और कपड़ों के साथ भी। इन चित्रों में बूढ़े एवं जवान सभी
के समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते भागते चलते कूदते खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे भी चित्र जिनमें लोगों को पेड़ों के फल शहद इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। ठीक, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। और स्त्रियां अनाज पीसते हुए खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों के मनुष्यों स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाश्रयों में मतलब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मतलब वो एक समाज के तरीके डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे, उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो वो सारी जानकारी यहाँ पे दिखाया गया है। तो अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी चाप पाते हैं, है ना। कुछ उंगली सिरों के बने हुए हैं, है ना, सिरों के बने हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे। भीमबेटका के जो लोग थे काला पीला लाल बैगनी भूरा हरा सफ़ेद ये रंगों का प्रयोग करते थे। और लेकिन लाल और सफ़ेद रंग उनके अधिक पसंदीदा थे, क्योंकि हर रंग का रंजक द्रव्य चट्टानों की खनिजों को कूट कर पीस कर तैयार किया जाता था। देखिए यहाँ पे आपको एक बात मैं बताऊँ, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन है ना, अभी जो आगे आपका आएगा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आगे जाऊँ थोड़ा, ठीक, तो ये पीस कर अब लाल रंग कैसे बनाता था, तो लाल रंग के लिए जिसे गेरू भी कहा जाता है उससे बनाया जाता था। हरा रंग जो है कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म की तैयार किया जाता था, है ना। याद रखना है कि हरा रंग कैसे बनाते थे, वो बनाते थे कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म की तैयार किया जाता था। सफ़ेद रंग चूना पत्थर से बनाया जाता था, है ना। और हर रंग बनाने के लिए पहले खनिज चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर बना लिया जाता था। उसके बाद उसमें कुछ पानी मिला देते थे, गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ बन जाता था। ठीक है, जानवरों जैसी चर्बी, पेड़ों से निकला हुआ गोंद, राल जो है मिला दिया जाता था जो पेड़ की निकलता है। इस रंग को तैयार हो जाने के बाद उसे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों के साथ बुरुश का प्रयोग किया जाता था, फिर उससे चित्र बनाए जाते थे। ऐसा मानते क्योंकि किसी ने बना रहा होगा तो उसके चित्र बना होगा तो उससे पता चल रहा है। ठीक है, तो हजारों साल पहले इन चित्रों पे हवा रंग पानी की मार झेलने के बाद भी आज भी बरकरार है। ये दिखाता है कि वहाँ की उस समय का जो कह सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई वो कितनी अच्छी रही होगी। रंग अब तक इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि चट्टान की सतहों पर ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ रंग रासायनिक प्रतिक्रिया करके जो है अच्छे से इनको बना रख पाए। यहाँ कलाकारों ने अपनी चित्रकला जो सतहों पर भीतरी छतों पर बनाए, है ना, कहाँ कहाँ पर बनाए, सतहों पर बनाए, भीतरी छतों पर बनाए, मतलब जहाँ दिल किया वहाँ बना दिया। कुछ चित्र ऐसी गुफाओं और सेल्सरों से मिले जहाँ लोग रहते थे, और लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगह मिले जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इस स्थान को कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। ठीक, मतलब कोई आया होगा, पूजा पाठ किया होगा, इसलिए कोई दिक्कत आई तो चले गए भाई, है ना। शैलश्रा में पाए गए अत्यंत सुंदर चित्र ऊंचे स्थान पर या शैलश्रा छत पर बने हुए हैं। प्रश्न आदिकालीन मानव ने चट्टानों में असुविधाजनक स्थानों में ऐसे चित्र क्यों बनाए? शायद इसलिए कि बहुत ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनमें कुछ चित्रात्मक गुणों विशेषताओं की कमी नहीं है ना। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों, सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी चित्रों के तत्कालीन पर्यावरण को समान दर से आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविक से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों ने कहानी सुनने की गहरी रुचि थी, है ना। इन चित्रों में बड़े नाटकीय रूप से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं जीवित रखने के लिए संघर्ष दिखाया गया है ना। आगे देखें तो एक दृश्य में कुछ लोगों को जो है, जैसे यहाँ पे शिकार का दृश्य आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कि शिकार यहाँ पे हो रहा है, तो ये देखिए आप लोग मध्यकाल युग में चित्रों में शिकार का दृश्य बहुलता में पाया गया। ऐसा चित्र एक दृश्य जिसमें लोग एक समूह को भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कुछ घायल व्यक्तियों इधर उधर पड़ा है ना, कुछ घायल व्यक्ति देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक, और ये चित्रांकन श्रेष्ठता का मतलब बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि आप सोचो ना इतना ज़्यादा कोई कैसे दिखा सकता है। तो यहाँ पे देखो डांस दिखाया गया है, सभी लोग एक साथ पकड़ के हाथ अपना डांस कर रहे हैं। ठीक, इसमें एक दूसरे का हाथ पकड़े नृत्य करती हुई आकृतियाँ हैं। यह वस्तुतः यह एक ऐसा विषय रहा होगा जब बार बार दोहराएगा। नृत्य का समय उत्तराखंड लोकुडियार पाषाण दृश्य का भी याद दिलाता है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक जंगली सांड शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ लोग घायल इधर उधर पड़े हुए हैं अन्य, अब वही जो ऊपर वाला डायग्राम मैंने बताया। यहाँ पे देखिए आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म मृत्यु वयस्कता प्राप्त विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं को चट्टानों पर उपकृत करते हैं। वे शिकार जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटा पहनते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वो करते रहे होंगे।
ठीक। तो ये उन्हें मार डालने पे बहुत खुशी, उनके चारों ओर नाचते गाते थे। शिकारियों और खुशी उनके चारों नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों में अप्रकट मनुष्य जानवरों को अधिकतर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। यहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। उनमें आदिकाल कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण की स्पष्ट दृष्टिगोचर है। रंग, समंजस, समानुपात दोनों यथार्थ संतुलित मिश्रण पाए गए। ये दिलचस्प है कि शैल कला में अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं, है ना, और अब दूसरे के ऊपर दूसरा बनाते। भीमबेटका में कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें 20 परतें तक पाई गई हैं, यानी एक के बाद एक 20 ऐसे चढ़ा दिया भाई, एक दूसरे के ऊपर बनाए गए। यह प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार क्यों चित्र बनाते थे। इसका कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती तो वह अपनी दूसरी रचना को चित्रित कर लेता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे चित्र एक स्थान पर पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और कलाकार उन पर बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों के समय एक ही क्षेत्र में चित्र बनाए गए हों, तो ये भी हो सकता है भाई। 3 रीजन बताए गए यहाँ पे। आगे देखिए, तो इन प्रागैतिहासिक चित्रों में हमें यह तत्कालीन मनुष्यों और जीवन शैलियों का, उनका खान पान, उनकी आदतों और उनकी दैनिक गतिविधियों का, यहाँ तक उनके मन मस्तिष्क को चिंतन के समझाने की सहायता मिली। प्रागैतिहासिक काल में अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों पर के साथ औजारों, मिट्टी के खिलौने, हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सब में अनेक अधिक महत्वपूर्ण ये शैल चित्र हैं। आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में छोड़ के गया। तो ये दोस्तों था ये पहला चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।